KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 11वें अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हम लोग अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तात्पर्य है इंटरनेशनल ट्रेड। आइए हम लोग इस अध्याय को सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यापार को समझ लेते हैं। व्हाट इज ट्रेड, या कह लीजिए व्यापार क्या होता है। व्यापार वस्तुओं के क्रय विक्रय की प्रक्रिया होती है, जिसे हम व्यापार कहते हैं। और इस प्रकार से अब हम लोग आगे इंटरनेशनल ट्रेड का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व का कोई भी देश अपने नागरिकों के उपयोग की सभी वस्तुएं बनाने में सक्षम नहीं हैं। विश्व में कहीं कुछ अधिक बनता है तथा कहीं कुछ कम, और इस प्रकार से राष्ट्र द्वारा अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात करना तथा आवश्यक वस्तुओं का आयात करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उस वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जा सकता है जिससे सभी राष्ट्र लाभान्वित होते हैं। उत्पादन के सभी क्षेत्रों में विश्व का कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है। अतः राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जन्मदाता है। और इस प्रकार से व्यापार को दो रूपों में देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय या देशी व्यापार, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि सभी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में देशी तथा विदेशी दोनों ही व्यापारों का विशेष योगदान रहता है। गत कुछ वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा, संगठन तथा दिशा में भारी परिवर्तन हुए हैं, और विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र 1% है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण ने भारत के विदेशी व्यापार को एक उल्लेखनीय उड़ान प्रदान की है। 1950-51 में भारत का विदेशी व्यापार, जो 1214 करोड़ रुपए का था, 2016-17 में वह 44,29,762 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। और इस प्रकार से अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार की यह ऊंची उड़ान सरकार की उदारवादी नीतियों का सफल है। जहां एक ओर
भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति तथा दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ है। वहीं दूसरी ओर उसके आयात निर्यात की मात्रा बढ़ गई है। भारत में खनिज तेल की आयात की मात्रा बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ गया है। ठीक, और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत अपना व्यापार घाटा कम करने के उद्देश्य से निरंतर निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास करता रहा है। कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि कृषिगत कच्चे मालों का निर्यात घटाया जाए। यही कारण है कि 1997-98 से इन पदार्थों के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। 1999-2000 में भारत के विनिर्मित सामानों का निर्यात ऊंचाई पर था, परंतु अन्य राष्ट्रों से स्पर्धा बढ़ने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते उत्पादों के कारण इनकी मात्रा कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं की आयात निर्यात की मात्रा घटने की प्रवृत्ति रहती है। कभी निर्यात की उड़ान विदेशों की ओर तथा कभी आयात की उड़ान भारत की ओर ऊंची हुई। भारत ने कृषिगत उत्पादों का निर्यात किया, जबकि पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बढ़ता गया। खनिज पदार्थों तथा निर्मित वस्तुओं का भाग स्थिर बना रहा। जैसे जैसे पेट्रोलियम पदार्थ महंगे होते गए तथा देश में उनकी खपत बढ़ती गई, उनका आयात बढ़ता गया। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, परंपरागत वस्तुओं का निर्यात घटता गया। चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा दालों का निर्यात अपेक्षाकृत घट गया। फूल, फल तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि गत कुछ दशकों से भारत बहुमूल्य रत्न तथा आभूषणों का बड़ी मात्रा में निर्यात करने लगा है। और इस प्रकार से भारत से वर्ष 2011-12 में मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, खनिज विनिर्मित वस्तुओं तथा लुब्रिकेंट्स का निर्यात किया गया। और आगे हम लोग देखेंगे कि भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को देख लेते हैं। 1950 से 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्नों के अभाव का अनुभव किया गया, अतः उसने खाद्यान्न, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी एवं उपकरण आदि का अधिक आयात किया, जिससे व्यापार संतुलन उसके प्रतिकूल हो गया। निर्यात बढ़ाने के भरसक प्रयासों के बाद भी आयातों की मात्रा अधिक। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि 1970 ईस्वी में हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाने के कारण खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया। 1973 ईस्वी में पेट्रोलियम के मूल्य तेज़ी से बढ़ जाने के कारण भारत के खनिज तेल टोकरी का बजट बढ़ गया।
और इस प्रकार हम देखेंगे कि खाद्यान्नों की जगह रासायनिक उर्वरक तथा पेट्रोलियम पदार्थ मंगानी पड़ेगी। भारत के आयात व्यापार की रचना में मशीनें, उपस्कर, विशेष इस्पात, खाद्य तेल तथा रासायनिक वस्तुएं अहम भूमिका निभाती हैं। भारत के बढ़ते औद्योगिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि हुई है और मूल्यों में हुई वृद्धि इसके लिए उत्तरदायी रही है। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि भारत के आयात की मुख्य मदों में मोती, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी, धात्विक खनिज, अलौह खनिज, कागज़, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं प्रमुख हैं। और इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि खाद्य तेल, उर्वरक, दाल, पूंजीगत वस्तुओं तथा बहुमूल्य रत्नों के विकल्प भारत में विकसित किए जा सकते हैं। भारत को उन वस्तुओं के विकल्प विकसित करने चाहिए जिनकी उसे अधिक आवश्यकता है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। और आगे हम लोग देखेंगे व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा से आशय किसी देश के अन्य राष्ट्रों के व्यापारिक संबंधों से लगाया जाता है। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों तथा व्यापारिक गुटों के साथ है, जो उसके व्यापार की दिशा के सूचक हैं। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि 2010-11 में भारत के विदेशी व्यापार में संयुक्त अरब अमीरात प्रथम जबकि चीन द्वितीय स्थान पर था। आइए आगे देखते हैं। भारत का लगभग 90% विदेशी व्यापार जल एवं वायु मार्गों द्वारा संपन्न होता है। विदेशी व्यापार का अल्पांश नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ सड़क मार्ग द्वारा संपन्न होता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग व्यापार संतुलन को देखेंगे। भारत की या कह लीजिए राष्ट्र की आयात और निर्यात की वस्तु स्थिति का ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया का नाम है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का बोध आयात निर्यात की मात्रा से होता है। प्रोफेसर वैनहम के शब्दों में एक देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है जो कि एक निश्चित अवधि के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के बीच होता है। और इस प्रकार से व्यापार संतुलन की 3 अवस्थाएं इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है अनुकूल व्यापार संतुलन और दूसरा है प्रतिकूल व्यापार संतुलन और तीसरा है साम्य व्यापार संतुलन। ठीक। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्रायः विकासशील देशों में व्यापार संतुलन प्रतिकूल ही रहता है। भारत में 1972-73 एवं 1976-77 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में व्यापार संतुलन प्रतिकूल ही रहा है। आगे चलते हैं। अब हम लोग भारत की विदेशी व्यापार की विशेषताएं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार। भारत का 90% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा संपन्न होता है। और आगे चलते हैं। दूसरा है व्यापार संतुलन। प्रतिकूल भारत का व्यापार संतुलन सदैव प्रतिकूल ही रहा है। तीसरा है भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा। भारत का 27% विदेशी व्यापार यूरोपीय देशों के साथ, उत्तरी अमेरिका के साथ, एशियाई ऑस्ट्रेलियाई के साथ, अफ्रीकी दक्षिणी अमेरिकी देशों के साथ संपन्न होता है। आगे है भारत से 61.1% भाग विकसित देशों को निर्यात किया जाता है। और
अगला पॉइंट है निर्यात की परंपरागत वस्तुएं क्या है। भारत के विदेशी व्यापार में सूती वस्त्र, चीनी, जूट एवं चमड़े की परंपरागत वस्तुओं की निर्यात की मात्रा अधिक है। और आगे देखेंगे विदेशी व्यापार में अल्प भागीदारी। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है, परंतु भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी मात्र 0.6% ही है। आगे चलते हैं। आगे है आयात में पूंजीगत सामान की अधिकता। भारत विदेशों से उपकरण, खनिज तेल, मशीनें, इस्पात, अन्य धातुएं मंगाता है। ये पूंजीगत वस्तुएं उसके औद्योगिक विकास को गति प्रदान करती हैं। अगला है खाद्यान्नों के आयात में कमी। भारत में हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन जैसे जैसे बढ़ रहा है, खाद्यान्नों के आयात में निरंतर कमी आती जा रही है। आगे है व्यापार समझौते। भारत का विदेशी व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते के साथ होता है। भारत के लगभग 35 देशों के साथ व्यापारिक समझौते। आइए आगे चलते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की नवीन प्रवृत्तियां का अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। गत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में भारी परिवर्तन हुए हैं, जिनके अनुसार राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अग्रलिखित नवीन प्रवृत्तियों ने जन्म लिया है। आगे देखेंगे हम लोग। नंबर 1 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कच्चे तथा परंपरागत मालों की अपेक्षा तैयार मालों का निर्यात अधिक होने लगा है। अगला नंबर है भारत से अब समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, आभूषण, रत्न, खनिज, सॉफ्टवेयर एवं शिल्प की वस्तुओं का मुख्य रूप से निर्यात होने लगा है। नेक्स्ट है भारत ने अपनी आयात निर्यात नीति में उदारीकरण को अपनाकर विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यातों के विस्तृत परिक्षेत्र बनाए हैं। और आगे देखेंगे भारत सरकार ने आयात निर्यात के चीन के मॉडल को अपनाकर निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में रूपांतरित कर दिया है। और आगे है भारत ने आयात निर्यात के द्वार सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के लिए खोलकर कुछ वस्तुओं के व्यापार को लाइसेंस मुक्त कर दिया। और इस प्रकार आगे है भारत ने विदेशी व्यापार का क्षेत्र तथा आकार बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। और आगे है भारत के निर्यात में रूस के साथ 28 गुनी, जापान के साथ 26 गुनी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 60 गुनी एवं जर्मनी के साथ 150 गुनी वृद्धि हुई है। और इस प्रकार आगे देखेंगे कि भारत में खनिज तेल के आयात मात्रा एवं मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है तथा तेल निर्यातक देशों के साथ व्यापार भी बढ़ रहा है। भारत को यूरोपीय साझा बाजारों के देशों से व्यापार को अधिक घाटा उठाना पड़ रहा है। और आगे है भारत ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों का निर्माण किया है। और इस प्रकार से भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट हाउसेज तथा ट्रेडिंग हाउसेज को और अधिक मजबूत बनाया है। ठीक। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना। भारत ने विदेशी व्यापार में गति लाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की है। इन परिषदों की संख्या 20 है। और आगे देखेंगे कि भारत सरकार ने चीनी व्यापार मॉडल के अनुरूप परंपरागत निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में बदलकर व्यापार बढ़ाने का प्रयास। और आगे है भारत ने व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। राष्ट्र के संतुलित आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर निर्यात बढ़ाने पर बल दे रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने करों में छूट देने के साथ साथ
निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है। सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना लिया। ठीक इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख आयात, किन किन चीज़ों का हम आयात करते हैं इसको देख लेते हैं। भारत विदेशों से मुख्य रूप से अनेक वस्तुओं का आयात करता है और ये वस्तुएं इस प्रकार है। पहला है खनिज तेल संबंधित वस्तुएं, और दूसरा है मशीनों तथा उपकरण, तीसरा है रासायनिक पदार्थ एवं उर्वरक, और चौथा है कागज़ एवं कागज़ की लुगदी। आगे है औषधियाँ, अलोह धातुएँ, खाद्य तेल, मोती एवं रत्न। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी भागीदारी 2 गुना करने का बनाया गया। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, लाइसेंस एवं पेटेंट प्रक्रिया में बदलाव जैसे प्रयास किए हैं। आगे है भारत के प्रमुख निर्यात, इसको समझ लेते हैं। गत वर्षों से भारत के निर्यातों में विविधता आई है। भारत के प्रमुख निर्यात इस प्रकार हैं। पहला है और दूसरा है चाय। चाय, भारत विश्व का प्रमुख चाय निर्यातक देश है। और अगला है सूती वस्त्र। भारत सूती वस्त्र एवं सिले सिलाए वस्त्रों का एक प्रमुख निर्यातक है। ठीक इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग। गरम मसाले हैं, चमड़ा एवं चमड़े से बनी वस्तुएं हैं, कृषि उत्पादन है, समुद्री उत्पाद है, इंजीनियरिंग का सामान है, बहुमूल्य रत्न आभूषण है, खनिज पदार्थ है। इस प्रकार से आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।